हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपका स्वागत करते हैं आज बीपीएससी की तैयारी के मेंस टॉपिक पे। और ये मेंस के साथ साथ पीटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नॉलेज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक नागरिक होने के कारण कि समान नागरिक संहिता आखिर होता क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको कहते हैं, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में आर्टिकल 44 में इसको शामिल किया गया है। और इसके क्या क्या प्रावधान है इसकी चर्चा करेंगे। ये चर्चा में क्यों है इसकी चर्चा करेंगे, इसकी सभी मुद्दों की चर्चा करेंगे। देखते हैं कौन कौन सी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आप नए आए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बीपीएससी की तैयारी से संबंधित जो भी कंटेंट आपके लिए आए वो आपको मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी इंग्लिश में एडिटोरियल साथ में मिलता रहेगा। और आपको जो भी कंटेंट जो भी इंफॉर्मेशन होता है सबसे पहले टेलीग्राम पे पोस्ट किया जाता है। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो आप लोग कर सकते हैं। और हम आपको दावा कर सकते हैं कि आप हमारे करंट अफेयर सीरीज को देखते हैं तो आपके एग्जाम जो होगा उसमें 90 से 95% का करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे ही करंट अफेयर सीरीज से आएगा। इसका हम 2 बार प्रूफ दे चुके हैं, एक AAO के एग्जाम में और एक 67th बीपीएससी के एग्जाम में। आप लोग जाकर के देखिए, इसमें 90 से 95% का क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर से आया था। तो चलते हैं समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड के आर्टिकल 44 पे क्या क्या टॉपिक आज देखेंगे। आज टॉपिक हम देखेंगे कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों चर्चा में है, समान नागरिक संहिता यूसीसी है क्या, इसके संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, इसके पक्ष में, इसको लागू करने के पक्ष में या इसके पक्ष में क्या तर्क है, इसके विपक्ष में क्या तर्क है और आगे की क्या राह क्या होनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो समान नागरिक संहिता है इसके आगे की राह क्या होनी चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में एक जो है याचिका दायर की गई थी। उसमें बताया गया था कि अगर बच्चे को गोद लेने के लिए अभिभावक उसके अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए एक समान तलाक कानून तैयार करने के लिए न्यायालय द्वारा सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी। सरकार को न्यायालय ने निर्देश दिया था कि अगर कोई व्यक्ति, हम सिंपल से भाषा में समझते हैं कि गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि आप एक ऐसा समान नागरिक संहिता को ऐसे तौर पे तैयार करें, ऐसे तौर पे लागू करने की जो है बात कीजिए, जो कोई आदमी किसी बच्चे को गोद लेता है तो उसके लिए अभिभावक, मतलब उसका अभिभावक कैसा होगा और वो अव्यवस्था जो उसका होता है दूर होगा और उसके जो अपने जो अधिकार होते हैं संपत्ति में कुछ में भी अधिकार होगा, उसका क्या क्या मानक होगा, इस पे आप इसका एक कानून तैयार कीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा था। इस पे केंद्र सरकार का जो फैसला था उसमें कहा गया कि इस याचिका के संबंध में केंद्र सरकार ने कहा है कि कानून बनाने की शक्ति विशेष रूप से विधायिका को है, विधायिका मतलब संसद को है, और न्यायालय कानून बनाने के लिए संसद को निर्देश नहीं दे सकती है। जो ये सरकार का पक्ष है, सरकार का जो अटॉर्नी जनरल है, जो आपको मुकुल रोहतगी साहब थे, वो उनका कहना है, जो महान्यायवादी हैं उनका कहना है कि संसद को जो है कानून बनाने के लिए न्यायालय निर्देश नहीं दे सकती है। संसद को जब इच्छा होगा तब वो कानून बनाएगा। तो ये है चर्चा में क्यों था। चर्चा में इसीलिए था क्योंकि सरकार को केंद्र सरकार ने निर्देश दिया था कि समान नागरिक संहिता को लागू करने पर आप कानून विचार कीजिए या उसके जो बच्चा को गोद लिया जाता है उस पर अपना एक कानून तैयार कीजिए। तो इसके बदले में सुप्रीम को सरकार का निर्णय सुन लिया। अब देखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता क्या है। तो समान नागरिक संहिता की बात करें तो सभी नागरिक के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म को हो, हम किसी भी धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी धर्म के हो, धर्म से संबंधित हो, उसके विवाह का, उसके तलाक का, उसको गोद लेने के अधिकार का, उसके विरासत जो उसके संपत्ति है उसके, और उसके संपत्ति के उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों के नियंत्रित करने वाले कानून को एक समूह में संदर्भित करता है। कहने का मतलब है जो मुस्लिम है उसके लिए मुस्लिम लॉ, अलग से मुस्लिम लॉ एक्ट है, मतलब जो ये विवाह तलाक गोद लेने के विरासत के उत्तराधिकार का। हिंदू लॉ अलग है, तो हिंदू लॉ में हिंदू के अनुसार जो है इसको विवाह तलाक का निर्णय लिया जाता है कोर्ट के द्वारा, और मुस्लिम के द्वारा मुस्लिम का जो मामला आने पर मुस्लिम के रूल के हिसाब से लिया जाता है। लेकिन ये समान नागरिक संहिता है वो सभी को एक समान विवाह तलाक गोद लेने या विरासत या उत्तराधिकार का अधिकार देता है। कहने का मतलब है अगर यह कानून लागू हो जाएगा तो सभी धर्मों के लिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, सभी धर्मों के लिए विवाह का कानून, तलाक का कानून, गोद लेने का कानून, विरासत का कानून और उसके उत्तराधिकार, संपत्ति के उत्तराधिकार का जो मामला होगा वो एक समान लागू किया जाएगा, किसी में परहेज नहीं किया जाएगा।
भारत में गोवा एकमात्र राज्य है जहां पे समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है। तो ये एक फैक्चुअल है, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप निर्णय देख सकते हैं, ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट था। तो समान नागरिक संहिता क्या है ये आप लोग देख लिए कि सभी धर्मों को एक साथ एक कानून के अंदर विवाह, तलाक, गोद, विरासत और उत्तराधिकार का मामला लाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है। अब इसके देखते हैं इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के संवैधानिक प्रावधान क्या है। संविधान के अनुच्छेद 44, अनुच्छेद जो आर्टिकल 44 है उसके अनुसार राज्य भारत के समस्त नागरिकों को एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। राज्य भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। आपको राज्य का परिभाषा आप लोग को पता होना चाहिए। राज्य का परिभाषा आर्टिकल नंबर 12 में और 36 में परिभाषा दिया गया है। राज्य का मतलब, कहने का मतलब, राज्य का अर्थ होता है संविधान के अनुसार सभी सरकारी तंत्र। तो राज्य सभी नागरिक, समस्त नागरिकों को एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या है। अनुच्छेद 44 में भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी में एक ही है, जो मतलब भारतीय अनुच्छेद 44 में इसका चर्चा किया गया है, जो भारतीय राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसको शामिल किया गया है। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 37 में परिभाषित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित प्रावधान होगा उसको न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जाएगा। प्रवर्तित मतलब उसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें निहित सिद्धांत शासन व्यवस्था, शासन के लिए मौलिक प्रकृति के होंगे। कहने का मतलब है जो डीपीएसपी में जो भी बात लिखी गई है वो न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन डीपीएसपी में जो भी बात लिखी गई है वो शासन व्यवस्था के लिए एक मौलिक है। कहने का मतलब है आधारभूत है, इसको लागू किया जाना चाहिए। तो ये बात है, ये था संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 44 के तहत। हम बेसिक तौर पे समझने की कोशिश करते हैं, सिर्फ बेसिक। अब देखते हैं कि इसके पक्ष में क्या क्या तर्क है, समान नागरिक संहिता के पक्ष में क्या क्या तर्क है। एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें सभी धर्मों को समान माना जाता है। एक धर्मनिरपेक्ष देश को धार्मिक प्रथाओं के आधार पर विभेदित नियमों के जगह पर सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो धर्मनिरपेक्ष देश है भारत, इसलिए भारत के सभी धर्मों का कानून एक समान होना चाहिए। एक धर्मनिरपेक्ष देश की यह निशानी होनी चाहिए, इसलिए समान नागरिक संहिता लागू करना एक आवश्यक है। दूसरा है कि समान नागरिक संहिता धार्मिक आधार पर लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने और राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी। कहने का मतलब है जो महिला, पुरुष आदि के रूप में, जैसे बड़े छोटे, कोई बोलता है कि मुस्लिम छोटा कास्ट होता है, कोई बोलता है बौद्ध छोटा कास्ट होता है, कोई बोलता है हिंदू छोटा कास्ट होता है, इसमें इसको समाप्त करने में बहुत भूमिका मिलेगी और खास करके लैंगिक भेदभाव को भी समाप्त किया जाएगा। तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता है, ये धार्मिक आधार पर सभी नागरिक को एक समान मान्यता प्रदान करेगा और राष्ट्र के जो भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचा है उसको मजबूत करने में मदद करेगा, इसलिए समान नागरिक संहिता लागू करना आवश्यक माना जाता है। ये पक्ष में तर्क हम लोग देख रहे हैं। तीसरा है कि धार्मिक रूढ़िवादियों की वजह से समाज में किसी वर्ग के अधिकारों का हनन रोका जाना चाहिए। धार्मिक रूढ़िवादी से जो होता है, जैसे हिंदू मुस्लिम को जो है गलत मानता है, मुस्लिम हिंदू को गलत मानता है, अगर समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगा तो इसका मतभेद, इसका विभेद समाप्त हो जाएगा। साथ ही विधि के समक्ष समता का जो सिद्धांत है, जो संविधान में निहित है, विधि के समक्ष समता का सिद्धांत, जो आर्टिकल 14 में वर्णित है, संविधान के विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत जो है, उसकी अवधारणा के तहत सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। यह प्रॉपर धार्मिक व्यवस्था पर भी लागू हो जाएगा, धर्म के आधार पर भी इसको लागू किया जा सकता है, इसलिए भारत में समान नागरिक संहिता आवश्यक है। चौथा देखते हैं, इससे महिलाओं के साथ उचित व्यवहार करने और उनको समान अधिकार प्राप्त करने के लक्ष्य की दिशा में अग्रसर होने में सहायता मिलेगी। कहने का मतलब है महिलाओं को भी समान अवसर दिया जाएगा, समान संहिता दिया जाएगा, सभी नागरिकों के समान उनको स्थिति दी जाएगी, इसलिए यह समान नागरिक संहिता महिलाओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, इसलिए लागू किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं अगला पॉइंट कि समान नागरिक संहिता से विभिन्न समुदायों के बीच प्रचलित अन्यायपूर्ण और तर्कहीन रीति रिवाज और परंपराओं को समाप्त करने में मदद मिलेगी। कहने का मतलब है किसी में तलाक लेने का, तलाक देने का, जैसे मुस्लिम में 3 तलाक बोल दिया जाता है, हालांकि वो समाप्त कर दिया गया है, लेकिन फिर भी इसे पूरी तरह से व्यवहारिक तौर पर समाप्त नहीं हो पाया है। तो इस तरह से जो भी धार्मिक
विवाह, तलाक, गोद लेने की प्रथा, उत्तराधिकार का प्रथा जो है, इसमें कोई भी कुरीतियां हैं, कुप्रथा है, इसको सामान्य नागरिक संहिता से समाप्त करने में मदद मिलेगी। इसलिए भारत में भारत यूसीसी को लागू किया जाना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाना चाहिए। एक तर्क ये है। अगला तर्क की बात करें तो सामान्य नागरिक संहिता पूरे देश में सामान्य नागरिक कानूनों को लागू करने में सक्षम होगी। कहने का मतलब है इससे न्यायालय के जो झंझट है उसको समाप्त किया जाएगा। जो ज़्यादातर केस पेंडिंग की स्थिति होती है उसको जल्दी से निपटारे करने में मदद मिलेगी, क्योंकि सभी धर्मों को एक ही कानून के द्वारा निपटार किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि अब मान लीजिए कि 10 तरह का जो तलाक का कानून है तो 10 को एक साथ जजमेंट देकर के निपटान किया जा सकता है। इसलिए कानून को भी इजी तौर पे लागू करने में इसको सक्षम बनाया जा सकता है। इसलिए यूसीसी को लागू करना अच्छा है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट कि यूसीसी भारत के विशाल जनसंख्या को आधार को प्रशासित करना आसान होगा। जो कहने का मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो इससे भारत की जो समस्त जनसंख्या है, जो बड़े तौर पे जो बड़ी जनसंख्या है, उसको एक ही कानून के अंतर्गत लागू करके उनको शासन करना आसान हो जाएगा और इससे देश में कानूनी एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। कहने का मतलब है कि हम लोग का जो विश्व में नाम है, जो संविधान का नाम है और धर्मनिरपेक्ष का जो दृष्टि है, उससे कानून में भी एकीकरण के साथ धर्मनिरपेक्षता को भारत का नाम रोशन होगा, भारत का नाम जो है आगे लाया जाएगा वैश्विक स्तर पर। इसलिए भी यूसीसी लागू करना आवश्यक है। आगे देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय ने भी अपने कई निर्णयों में, विशेष रूप से साहबानो केस में मामले में, अपने निर्णय में कहा था कि सरकार को एक समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। तो कहने का मतलब है जो भारत के सबसे उच्चतम स्तर पर बैठा हुआ विधिक प्राधिकरण है, उच्चतम न्यायालय, उन्होंने यूसीसी को समान नागरिक संहिता को लागू करने के संदर्भ में निर्देश दे चुका है। इसलिए यह भी आवश्यक है। आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 25 के तहत अगला पॉइंट, किसी भी व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था के एवं सदाचार के अधीन है, इसलिए इसके उल्लंघन के आधार पर समान नागरिक संहिता का विरोध नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि आप अनुच्छेद 25 को आधार बना करके आर्टिकल 44 को विरोध नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 25 में है कि सभी व्यक्ति अपने धर्म की जो है व्यवस्था को आचरण कर सकता है और उसको अपना सकता है। तो उसके आधार पर आप जो ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा तलाक या हमारा जो है विवाह करने का हमारा उत्तराधिकार का मामला जो है एक हमारे धर्म के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 25 से बड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 25 से बड़ा माना है किसको? आर्टिकल 44 को। तो याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ये देख रहे थे पक्ष में क्या क्या तर्क है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के पक्ष में तर्क। अब हम लोग देखते हैं विपक्ष में क्या क्या तर्क है। तो विपक्ष में तर्क देखते हैं। तो विपक्ष में तर्क है कि भारत में व्यक्तिगत कानून का लंबा इतिहास रहा है और इसे सरलता से समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मुस्लिम लॉ कोड, हिंदू लॉ बिल, ये अलग अलग है और दोनों का जो है मामला अलग अलग है और बहुत लंबे समय तक चले आ रहा है। तो इसको तत्काल समाप्त और इतनी आसानी से समाप्त करना आसान नहीं होगा। इसके लिए इसके विरोध किया जाएगा और इसके लिए बहुत ही जो दंगा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है कि धार्मिक संस्थाएं इस आधार पर एक समान नागरिक संहिता का विरोध करती है। धार्मिक संस्था जो हिंदू का जो संस्था है और जो कट्टरवादी मुस्लिम का संस्था है, वो इस समान नागरिक संहिता का विरोध करती है और यह धार्मिक मामले में हस्तक्षेप मानती है, क्योंकि आप हमारे धार्मिक मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। सभी धार्मिक संस्था कहता है कि आर्टिकल 25 के तहत हमारा विवाह का, तलाक का कानून, उत्तराधिकार का, गोद लेने का कानून हमारे धर्म के हिसाब से होना चाहिए, इसलिए यह आर्टिकल 44 लागू नहीं होना चाहिए। यह विपक्ष में तर्क है धार्मिक संस्थाओं का, जो भारत में हिंदू, मुस्लिम, अन्य धर्मों में चलता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि इससे भारत की विविधता और रीति रिवाज और क्षेत्रीय परंपरा को खतरा हो सकता है। कहने का मतलब है कि अगर एक समान नागरिक संहिता हो जाए तो कहने का मतलब है कि भारत में परंपरा समाप्त हो जाएगी और परंपरा के स्थान पर एक कानून के द्वारा भारत का जो है रूल किया जाएगा विवाह, तलाक, गोद लेने और उत्तराधिकार के मामले में। ये एक तरह के एक नजरिए से अच्छा भी है, लेकिन परंपरा और धार्मिक जो क्षेत्रीय रीति रिवाज है और विविधता जो है उसके आधार पर इसको गलत भी माना जा सकता है। अगला देखते हैं कि भारतीय समाज जो है बहुसंस्कृतिक पहचान में कमी कर सकती है। जो मान लीजिए कि बहुत सारे समाज में तलाक लेने की, विवाह का, गोद लेने का, उत्तराधिकार का जो मामला है वो एक बहुसंस्कृति दर्शाता है कि भारत में इतने बहुसंस्कृति है, इतने ज्यादातर विविधता है और इस विविधता को इस कानून के द्वारा समाप्त करने की
बात की जा सकती है, तो ये भी एक खतरा है और इसके लिए भी विरोध किया जा सकता है। और लास्ट में है कि इसके विपक्ष में तर्क में हम लोग देखते हैं कि इससे विभिन्न समुदायों के धार्मिक पहचान कमजोर हो सकती है, क्योंकि किसी संविधान का जो किसी समुदाय ऐसा हो सकता है जिसका तलाक लेने का, गोद लेने का कानून, उसका जो परंपरा है वो अद्भुत है और अलग है, उससे उसको अगर समाप्त कर दिया जाए तो उससे जो है धार्मिक पहचान कमजोर होने की संभावना पैदा हो सकती है। तो ये है विपक्ष में तर्क कि आर्टिकल 44 को, जो समान नागरिक संहिता है, उसको लागू नहीं किया जाना चाहिए, इसके विपक्ष में तर्क है। अब देखते हैं कि इस दोनों के पक्ष के तर्क देख लिए, विपक्ष के तर्क देख लिए, इसके आगे की राह क्या होना चाहिए, बीच की राह निकालेंगे। आगे की राह में हम लोग बात करेंगे कि समान नागरिक संहिता हालांकि अत्यधिक वांछनीय है, मतलब बहुत जरूरी है, परंतु इसे जल्दबाजी में लागू करना देश के सामाजिक सौहार्द, जो धार्मिक संस्थाओं द्वारा जो विरोध किया जाता है उसके लिए, सौहार्द के लिए प्रतिकूल हो सकता है। कहने का मतलब है इसके पक्ष में जो जल्दबाजी में अगर इसे लागू कर दिया जाए तो इसके लिए विरोध उत्पन्न हो सकता है। तो ये भी एक मामला, मुद्दा उठाया जा सकता है। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट, इसे धीरे धीरे क्रमिक सुधारों के रूप में लागू किया जाना चाहिए। जैसे एक बार विवाह के लिए लागू कर दे, इसके बाद एक बार गोद लेने के अधिकार को लागू कर दे, इसके बाद तलाक के लिए लागू कर दे, इसलिए उत्तराधिकार के, संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए। कहने का मतलब है क्रमिक रूप में, धीरे धीरे क्रमिक रूप में इसको सुधार को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी में है कि सर्वप्रथम रीति रिवाज और परंपराओं के उन तत्वों को एकीकरण कानून के दायरे में लाना जाना चाहिए जो व्यक्तिगत अधिकार के अतिक्रमण को दायरे में लाते हैं। कहने का मतलब है कि सबसे पहले उन कानूनों को सुधार किया जाना चाहिए, उन कानूनों को एकीकरण करके जो है उसको एकीकृत करना चाहिए जो व्यक्ति के अधिकारों का अतिक्रमण करता है। जैसे तलाक का अधिकार, जो तलाक का अधिकार था मुस्लिम समुदाय में, वो मुस्लिम महिलाओं के धार्मिक व्यक्तिगत अधिकार को हनन करता था, इसलिए 3 तलाक को समाप्त कर दिया गया। अब 3 तलाक गैर कानूनी माना जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के पीछे कुछ अच्छे और न्याय संगत प्रावधान हैं और उन्हें एकीकृत कानून में शामिल किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है अगर इसे यूसीसी को लागू किया जाता है तो सभी धर्म को, जो संस्था है, सभी धर्मों को एक मंच पर ला करके उससे विचार विमर्श किया जाना चाहिए और उसके अच्छे और न्याय संगत बात जो होती है उसको भी शामिल करने की बात इसमें एकीकरण में इसको रखा जाए और उस हिसाब से एक बीच का रास्ता निकाला जाए। ये एक पॉइंट हो सकता है। और उसके बाद देखते हैं कि विभिन्न समुदाय की संस्कृति को बचाए रखने के लिए उनसे संबंधित अच्छे रीति रिवाज और परंपराओं का संरक्षण किया जाना चाहिए। कहने का मतलब यूसीसी लागू किया जाए, लेकिन अगर किसी के समुदाय में अच्छा रीति रिवाज है या परंपरा उसका अच्छा है तो उसको लागू किया जाना चाहिए ताकि उसका भी संस्कृति और परंपरा बचा रहे। इसमें देखते हैं इसके भारत में अपनी एक ताकत यानी विविधता की भी विविधता में एकता की रक्षा करने में मदद मिलेगी। कहने का मतलब भारत कहा जाता है कि भारत विविधता में एकता वाला देश है, तो उसकी भी रक्षा किया जा सकता है। विविधता में एकता का देश भारत को माना जाता है, तो इसकी भी रक्षा हो पाएगी। और अंतिम देखते हैं कि समान नागरिक संहिता जैसे गंभीर प्रभाव वाली नीतियों को लागू करने के लिए सभी हितधारक, जैसे हिंदू है मेन भारत में और मुस्लिम है, तो इसको जो है उसकी आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि जल्दबाजी में लागू या बिना सहमति के लागू करने पर दंगा फसाद ना हो या इसका पुरजोर विरोध ना हो पाए। इसलिए सभी धर्मों का, खास करके जो भारत में बहुसंख्यक हैं हिंदू और मुस्लिम, इसको आम सहमति में लेकर के ये कानून बनाया जाना चाहिए यूसीसी। तो हम लोग देख रहे थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को कैसे लागू किया जाना चाहिए, इसके संवैधानिक प्रावधान देखे हैं, इसके पक्ष में तर्क देखें, इसके विपक्ष में तर्क देखें, यूसीसी है क्या ये देखे हैं और आगे क्या रहा, इसके बीच का रास्ता क्या हो सकता है, इतना बात देखें। तो आप लोग देख रहे थे क्लियर बीपीएससी चैनल, इसको नोट करने की कोशिश कीजिए, इसके पक्ष में एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। कल हम लोग दोपहर में, कल हम लोग 12 से लेकर के 1 बजे के बीच में इसका एक क्वेश्चन पोस्ट करेंगे। आप लोग उस क्वेश्चन पे लिखने की कोशिश कीजिएगा और इस चीज़ का पीडीएफ जो है कल आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में दिया जाता है और एडिटोरियल भी दिया जाता है। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया जाता है। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। नए आए हैं तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी कंटेंट बीपीएससी की तैयारी से संबंधित आए तो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही था। आप लोग इस मेंस के टॉपिक को आप मेंस भी कह सकते हैं या पीटी भी कह सकते हैं या आम नागरिक के नज़रिए से भी ये टॉपिक बहुत अच्छा था, तो आप इसको लिए भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप लोग इसको प्रॉपर पूरा वॉच कीजिए। आपको जो आर्टिकल 44 का मुद्दा है वो आपको अब मन में नहीं रहेगा या समान नागरिक संहिता का बात आप लोग के मन में अब नहीं रहेगा डाउट, क्यों इसको विपक्ष में और पक्ष में तर्क पे बात हम कर चुके हैं।
तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।